हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल। देखो, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। अब कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल की बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो, हाई परसेंटेज हो, और उसको हम अगर अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो हमें प्रॉफिट हो, तो उसको हम बोलते हैं और। ठीक है। अब देखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर, ये सब है ना फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर सिल्वर, कॉपर ये कभी कभी प्रेजेंट ऑक्साइड और सल्फाइड में भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ में रिएक्ट हुए रहते हैं। ठीक है। और ZnFePb ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में और कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाते हैं। सल्फाइड कार्बोनेट ओर्स है, मतलब वो सल्फाइड से लिपटे हुए होंगे या फिर कार्बन से लिपटे हुए होंगे, ऐसा समझ लो तुम। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम हर एलिमेंट ऑक्सीजन ऑक्साइड तो मिल ही जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस प्रकार से हर घर में आटा मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है, मतलब वो हर जगह अर्थ क्रस्ट में है, इसलिए वो सबके साथ में रिएक्ट हो जाता है। अच्छा, मेटल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: लो रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी। अच्छा, जो और अर्थ क्रस्ट से मिलती है वो ज़्यादातर देखो उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सॉइल, सैंड, और उनको गैंगू कहते हैं। अब तुम प्रोनाउंस कैसे कर रही हूँ उस पर मत जाना, ठीक है। और उसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये और भी लाइक हम तो लड़कियों की स्किन की तरह है, ठीक है। अच्छा, फिर लो रिएक्टिविटी के मेटल है वो सल्फाइड में मिलते हैं और ऑक्साइड में। तो अगर वो सल्फाइड में है तो हमें चेंज करना पड़ेगा उसे ऑक्साइड में, और उसके बाद में उसको निकालना पड़ेगा ऑक्साइड से, ठीक है। तो ये जो लो रिएक्टिव वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, और ये हीटिंग से ही हमारा काम हो जाता है। अब जो मर्क्यूरी की ओर है उसे हम सिनाबार बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। अब हम इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और इसके बाद में हमें मिल जाता है HgO और SO2। HgO को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो हम Hg और O2 मिल जाएगा। ये पहले सल्फाइड की फॉर्म में था और फिर उसको ऑक्साइड की फॉर्म में करके हमने ये नॉर्मल Hg मर्क्यूरी निकाल लिया, ठीक है। कॉपर का होता है Cu2S। इसको हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Cu2O प्लस में SO2। अब CO2 को फिर से Cu2S के साथ में रिएक्ट करवा के हमें मिल जाएगा CO और SO2, जो कि पहले कॉपर का था वो सल्फाइड में था, फिर हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमें हमारा कॉपर ऑक्साइड मिल गया। और कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हमने फिर से ये जो कॉपर की ओर होती है उससे ही कॉपर सल्फाइड से ही हमने रिएक्ट करवाया तो हमें मिला वो नेचुरली जो एलिमेंट है वो और SO2। देखो, मिडल रिएक्टिविटी वाले होते हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। अब ये सल्फाइड और कार्बोनेट में दोनों में मिलते हैं, और ऑक्साइड फिर देखो अब इनको हम कुछ चेंज करते हैं ऑक्साइड में, ताकि हमारे ये इजीली हो जाए, वो इजीली मेटल निकल जाए, ठीक है। तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रांगली हीट करके एक्सिस एयर में, ठीक है। अब देखो और कार्बोनेट को हम करते हैं कैल्शिनेशन, C से कार्बोनेट, C से कैल्शिनेशन, बात खत्म। इसमें क्या होता है, लिमिटेड एयर होती है। और रोस्टिंग में भाई, रोस्ट तो तुम एक्सिस में ही करते हो, मेरे को पता है। तो रोस्टिंग में एक्सिस एयर, और जो कैल्शिनेशन है उसमें जो नॉर्मल एयर है उसमें हीट कर, मतलब लिमिटेड एयर में हीट कर देते हैं, या फिर कभी कभार एयर होती भी नहीं है। तो ZnS+3O2। अभी हमें एक जिंक का जो एग्जांपल दे रखा है, तो जिंक सल्फाइड में होता है तो हम उसमें O2 ऐड करके उसको हम उसको कर देते हैं Zn और SO2 में, ठीक है। और जब वो कार्बोनेट में होता है तो हम उसको ZnO और CO2 में हम कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया है जिंक का ऑक्साइड। तो जिंक का ऑक्साइड यहाँ पे हमने हीट में ऑक्सीजन नहीं ऐड किया, क्योंकि
क्योंकि हमारे जो इसमें ना ऑक्सीजन होता ही नहीं है, लिमिटेड होता है या फिर कभी कभार होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन को नहीं दिखाया। अब जो ZnO है उसको हमको करना है चेंज। इसके लिए हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया, जो कि हम कार्बन लेते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के साथ में मिल जाता है और Zn हमारा अकेला हो जाता है और इसके कारण हमें जिंक मिल जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। और हम उसको अगर अगर हमें वो नहीं करना है कि हम कार्बन को ले, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी कर सकते हैं। हम किसी ऐसे एलिमेंट को ले लें जो ज़्यादा रिएक्टिव हो जिंक से, और वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाए और हमारा जिंक अकेला हो जाए, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब हमें एक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, तो क्या करना है हमें, Fe2O3 प्लस में Al और ये Al2O3 प्लस में Fe, ये जो रिएक्शन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है, इसको हम बोलते हैं थर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए ये जो रेलवे है ना, वहाँ पे जो रेलवे के ट्रैक्स को यूज़ किया जाता है जॉइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब भाई जो टॉप वाले हैं वो भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा वाले, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करता उनके आगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है कार्बन के मुकाबले। तो इसलिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो हम जो इनका क्या करते हैं, जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब है ना, इनके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इनके मोल्टन क्लोराइड को। और तो जो हमारे जैसे NaCl है, तो वो Na है, वो Na+ का होता है, तो इसलिए वो कैथोड पे चला जाता है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, तो अपोजिट अट्रैक्ट तुम्हारे नहीं कर पा रही है वो, पर ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं। तो जो Na है वो कैथोड पे चला जाता है और Cl एनोड पे, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव। Na पॉजिटिव होता है तो अपोजिट अट्रैक्ट होके Na कैथोड पे चला जाता है और वहाँ से मेटल ऑब्टेन हो जाता है।